नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष प्रसारण में समय है बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से आप सबको मिलने का। और रात के ठीक 10 बजे मैं आपके बीच अपने सभी सुनने वाले इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सकों और इलेक्ट्रोहोपैथी से प्रेम करने वाले समस्त देशवासियों के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज हम बात कर लेते हैं जहाँ से मैंने अपनी बात क्लास नंबर 152 में समाप्त की थी। हमने आपसे कहा था कि विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनियां ओरिजिनल मेडिसिन या D3 के स्पेजरिक को प्रचार प्रसार में लेने के बजाय अपने विभिन्न उत्पादों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करती हैं और उनके तमाम अनेक डीलर भी बने हैं जो विभिन्न चिकित्सकों को उन प्रोडक्ट्स को लेने का एक प्रेशर बनाते हैं और ये शिगुफा छोड़ते हैं, ये बहाना बनाते हैं कि उन कंपनियों की जो मेडिसिन है वही सबसे अधिक कारगर है। अब आइए हम बात कर लेते हैं आज इस कार्यक्रम में पहले उन पेटेंटकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के उत्पादों की एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। हमारे पास 3 विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपने कुछ पेटेंट प्रोडक्ट फॉर सैंपल भेजे हैं कि आप इसका प्रयोग करें और इसको प्रचार में लोगों को बताएं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन घाना राम जी और रॉबिन प्रताप सिंह जी आप सब इस समय लाइन पर हैं। आप सबका प्रणाम स्वीकार है और मैं आज सीधे अपने नए सेट से आपसे बात कर रहा हूं और मैं आप सबके नाम बिल्कुल सामने साफ देख रहा हूं। रॉबिन प्रताप सिंह जी और इस समय बिमल बिहारी लाल जी भी लाइन पर हैं और जय गुरुदेव कह रहे हैं। भाई बिमल बिहारी जी, मैं थोड़ी सी और प्रतीक्षा कर लूँ, लोग लाइन पर आज हैं तो मैं सबके नाम अपने इस नए आईडी पर एक बार लेना जरूर चाहूँगा। हमारे इस समय 9 साथी लाइन पर। महेश चंद्र बघेल जी भी इस समय लाइन पर हैं। बघेल जी नमस्कार, बहुत दिन बाद दिखाई पड़े हैं आप। तो मैं चर्चा कर रहा था कि विभिन्न हमारे पास 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट भेजे और मैं उसका उदाहरण दिखाता हूं कि ये लोग करते क्या हैं। एक ये ऑइंटमेंट बनाने वाली कंपनी है, इसने स्किन डिजीज पर ऑइंटमेंट बनाया है और नाम दिया है इलेक्ट्रोहोपैथी। ये इलेक्ट्रोहोपैथिक ऑइंटमेंट इस पर लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको पलट के देखता हूं, इसके प्रोडक्ट को देखता हूं तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रोहोपैथी कौन सी औषधि इस ऑइंटमेंट में मिलाई गई। ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक हमारे पास क्रूडी क्रॉप्स करके एक कंपनी ने टैबलेट भेजा है और इस टैबलेट में इन्होंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा और अंत में लिखा है इलेक्ट्रोहोपैथिक फूड कॉम्प्लेक्स। लेकिन इलेक्ट्रोहोपैथी की किन औषधियों का इसमें मिश्रण किया गया है ये इस कंपनी ने नहीं लिखा है। तीसरा एक और कंपनी मेरे पास ये सिर्फ दिख रहा है, नाम कंपनी का नहीं बताऊंगा चूंकि नाम बताने से विवाद होता है। इन्होंने इसमें लिखा है A2S2S5C10L1BWE और फिर आगे लिखा है D2। समीर पात्रा जी और रविंद्र सिंह जी नमस्कार। अब मैं आपको बता रहा था कि इस कंपनी ने जो इस पर इलेक्ट्रोहोपैथी के जो कंपोजिशन लिखे A2S2S5C10L1BE और WE। अब BE और WE ये 2 इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने एक साथ इसमें मिलाई है और इसकी जो कंसंट्रेशन लिखा है, जो जिसको आप डाइल्यूशन कहते हैं, इन्होंने D2 लिखा है। इलेक्ट्रोहोपैथी में D3 से पहले कोई दवा बनाई नहीं जाती है और इन्होंने इसमें कंपोजिशन में D2 लिखा है और इसको लिखा है GB स्टोन। अब अगर इसमें जो दवाइयां इन्होंने लिख रखी हैं, अगर ये GB स्टोन के लिए, गाल ब्लैडर स्टोन के लिए प्रयोग किया जाए तो क्या उस पर सफलता मिलेगी? नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही तो मुझे रुक जाना पड़ता है। अमित झा जी और रमेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर राशिद अंसारी जी आप सब लाइन पर हैं, आप सबका नमस्कार स्वीकार है। और राम मेहर जी भी लाइन पर हैं, समीर पात्रा जी भी लाइन पर हैं, रवि कांत द्विवेदी जी नमस्कार, राकेश केसरी जी नमस्कार, डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी आपका भी प्रणाम स्वीकार है और डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी कई बार लाइन पर हैं। जी हाँ, आप सभी लोग लिख रहे हैं कि नेटवर्क वीक चल रहा है। वास्तव में नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक है और इधर टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पिंकी गहरे जी और डॉक्टर AP सिंह विसेन जी, डॉक्टर सत्या पांडे जी और अमित झा जी आप सब लाइन पर हैं, आप सबका
नमस्कार स्वीकार है। तो आइए हम नाम आपके देख रहे हैं, आप सबका नमस्कार है। मोहम्मद अघनी जी वालेकुम सलाम, आप पाकिस्तान में कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो मैं चर्चा ये कर रहा था कि ये जो 3 कंपनियों ने हमारे पास अपने प्रोडक्ट भेजे हैं मुझे चेक करने, नेटवर्क वीक चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा था कि हॉटस्पॉट से दूसरे सेट से जोड़ लूं, लेकिन चूंकि इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा तो आप सब हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इस नाते मैं जल्दी में अपनी बात समाप्त कर लूं। तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रोडक्ट ये कंपनियां बना रही हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रोडक्ट को, कंपोजिशन को स्पष्ट नहीं कर रही हैं। इस नाते ये कैसे क्लियर हो कि बताई दी गई इन दवाओं में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही है, इनमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ही कंपोजिशन है, इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही है। इस नाते मैं कभी भी अपने वीडियो के माध्यम से या अपने क्लिनिक के माध्यम से या अपने ऑडियो के माध्यम से किसी भी कंपनी के पेटेंट प्रोडक्ट को यूज करने की सलाह नहीं देता। ये केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं पेशेंट के लिए। आप अपनी ओरिजिनल मेडिसिन के साथ इसको दे सकते हैं अगर आपका कॉन्फिडेंस अलाउ करे तो, लेकिन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव माइक के जरिए या ऑनलाइन इस सोशल मीडिया के जरिए इस बात को कभी सलाह नहीं देंगे कि आप अपनी प्रैक्टिस को बर्बाद। आप केवल और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के D3 स्पेजिक एसेंस से पेशेंट का इलाज करिए, आप पूर्ण सफल होंगे। और जो मैं आज आपको कुछ नए आजमाए हुए फार्मूलों पर चर्चा कर रहा हूं वो आपके लिए दैनिक जीवन के प्रयोग में बहुत कारगर होंगे। इस बीच राय साहब, आपका फूल मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, जिस गुलदस्ते के साथ आप मेरा स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा जी आप, डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी आप भी हैं, और समीर खान जी ही हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में लाइव टेलीकास्ट पर। और मैं इस नए आईडी से ही आपसे बात करने का जो मेरा क्रम चल रहा है ये भी कुछ दिन तक चलता रहेगा। ये मेरा क्लास नंबर 153 है। तो आइए, चूंकि नेटवर्क वीक है तो मैं आपसे जल्दी अपनी बात खत्म कर लेता हूं। हम आज आपसे चर्चा कर रहे थे अपने आजमाए गए, इसके पहले भी मैं, इस बीच डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी गुड़गांव से हैं, डॉक्टर सीमा पांडे कौशाम्बी से हैं, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी इलाहाबाद से हैं, डॉक्टर ममता गुप्ता ये पटना से दिखाई पड़ रही हैं, डॉक्टर रुचि सिंह इंदौर से दिखाई पड़ रही हैं। आप सब लेडीज चिकित्सकों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। नरेंद्र पटेल जी आपका भी स्वागत है, आप भी लाइन पर आ चुके हैं। आरिफ मोहम्मद जी राजस्थान से आ चुके हैं, आप सबका स्वागत है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कुछ आजमाए गए फार्मूलों पर, जिसको आप नोट कर लें, पेन ले लें, कॉपी ले लें और उसको नोट करें, क्योंकि इसका अगर जो लोग नहीं नोट कर पाएंगे वो बाद में वीडियो को रिवर्ट करके भी सुन सकते हैं। तो पहला फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको टॉप 10 बताया था और बहुत दिन बाद आज मुझे ये लगा कि हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि कुछ आप अपने फार्मूलों की चर्चा कीजिए, तो मैं आज बिमल बिहारी लाल जी और समीर खान जी आप सबका स्वागत है। अब जिन फार्मूलों की मैं आज चर्चा कर रहा हूँ इसकी व्याख्या मैं कल करूंगा। इन्हीं फार्मूलों पर कल आप लाइन पर सभी रहेंगे तो इनकी मैं ये दवाएं क्यों देता हूँ इसकी चर्चा मैं करूंगा। रूपेंद्र ठाकुर जी नमस्कार। चलिए, पहला है नेजल एनर्जी। बदलते हुए मौसम में नेजल एनर्जी, सर्दी जुकाम खांसी आम बात है। नेटवर्क वास्तव में बहुत वीक है, इस नाते मुझे रुकना पड़ रहा है। तो नेजल एनर्जी पर आप नोट करें L1 A3 P3 F1 प्लस CNS। L1 A3 P3 F1 CNS, ये सभी दवाइयाँ 20-20 ड्रॉप्स 30 ml डिस्टिल वाटर में बना दीजिए और रोगी को 30-30 बूंद दिन में 4 बार लेने की सलाह दीजिए। जब नेजल एनर्जी आपको लगता हो, जब छींक आती हो या नाक से पानी गिर रहा हो, नाक में खुजली हो रही हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, रोगी को लग रहा हो कि इससे हमको दिक्कत आ रही है, बार बार उसे छींकें आ रही हैं, तो इसको आप नेजल एनर्जी के रूप। और इसके साथ दूसरी मेडिसिन आप अलग से बनाएंगे L3, जो 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार देंगे। तो जो लोग देर से लाइन पे आए हैं वो दवा फिर से सुन लें। नेजल एलर्जी के लिए, नेजल एलर्जी में हम देते हैं L1 A3 P3 F1 CNS, सभी की 20-20 ड्रॉप्स, और दूसरी मेडिसिन देते हैं L3। अब आइए बात करते हैं स्किन एलर्जी की। स्किन एलर्जी आमतौर से मैं त्वचा से संबंधित अभी पिछले 3 एपिसोड में आपसे बात कर चुका हूं। यहाँ पर हम कॉमन जो प्रोसेस है, जो एक जनरल होता है, जैसे हमने कुछ आपको स्पेशल ऑर्गन्स की दवाइयाँ भी अपने लेक्चर में दी हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है आम पेशेंट की,
उस पर एक कॉमन फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको यूज करेंगे तो ये सभी के काम आएगा। स्किन एलर्जी में आप देंगे S3, C3, CNS, P1 और L3। फिर से नोट कर लें, S3, C3, CNS और P1, ये आपका एक फार्मूला बनेगा 15-15 ड्रॉप का, और दूसरे फार्मूले में आपको L3 देना है 10 ड्रॉप्स। आइए हम बात कर लेते हैं अस्थमा के लिए। अस्थमा के लिए कॉमन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियाँ क्या दी जा सकती हैं, जो मेरा अपना अनुभव रहा है। नोट करें, P4, F1, Ven1 और WE। इसकी 20-20 ड्रॉप्स आप 30 ml पानी में बना लें या डिस्टिल वाटर में बना लें, और रोगी को 4 बार 30-30 ड्रॉप्स 1 कप पानी में, गुनगुने पानी में उसको दें। और इसी के साथ दूसरा फार्मूला इसके साथ और अटैच करना पड़ेगा, जो है CNS का। CNS की 20 ड्रॉप सुबह शाम। तीसरा, आइए हम एक और बात कर लेते हैं एमेनोरिया या डिसएमेनोरिया की। ये कॉमन प्रोसेस है महिलाओं के लिए। इसमें आपको देना है C1, S1, A1 और RE। जबकि महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब चल रही हो या ना हो रही हो या रुक रुक के हो रही हो, तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है और सभी की 30-30 ड्रॉप्स आपको देनी है। फिर से नोट कर लें, हमारी महिला चिकित्सक इस समय लाइन पर हैं। C1, S1, A1, RE। डॉक्टर महिमा पांडे, ये भी बस्ती से लाइन पर हैं, आपका भी स्वागत है। तो C1, S1, A1 और RE, ये 30-30 ड्रॉप आप डिस्टिल वाटर में डाल करके रोगी को गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार 1 सप्ताह तक आपको देना है। तीसरा फार्मूला नंबर 5, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। एक ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक आम समस्या, लगातार पहले गांठ बनती है, गांठ बनने के बाद फिर उसमें गांठें बड़ी होने लगती हैं, फिर साइज बड़ा होने लगता है, दर्द होता है और वो पक जाता है, फूट जाता है, स्वेल करता है, तो ये बाद में वो कैंसर की तरफ अग्रसर होता है। तो एक कॉमन प्रोसेस, जबकि आपको कैंसर के प्रारंभिक दशाओं में ही पता चल जाए कि ब्रेस्ट कैंसर की ओर इशारा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको देना है S5, C5, C2, B और G। ये पहला फार्मूला है, यानी फार्मूला नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर के लिए S5, C5, C2, B, G। इसकी 20-20 ड्रॉप्स आपको 30 ml में देना है। और दूसरा फार्मूला होगा C3, C4 प्लस CNS। इसको आप देंगे 20-20 ड्रॉप्स 3 बार। और एक तीसरा फार्मूला इसमें आपको L2 अलग से देना पड़ेगा, बॉडी के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, एनर्जी को और इन्वॉल्व होने के लिए केवल L2 आपको देना है सुबह शाम भोजन के पहले। यानी ब्रेस्ट कैंसर में आपको 3 फार्मूले अपनाने हैं। पहला फार्मूला हमने बताया S5, C5, C2, BE, G, 20-20 ड्रॉप्स। और दूसरा फार्मूला हमने बताया C3, C4, CNS, ये भी हमने 20-20 ड्रॉप्स बताया आपको। और तीसरा फार्मूला हमने बताया है आपको L2, ये आप 20 ड्रॉप्स सुबह शाम देंगे। आइए ओइसोफेगस कैंसर। हमारा ओइसोफेगस पार्ट इतना होता है जो माउथ कैविटी के अंदर और स्टमक के पहले का बीच है, यानी कुल मिलाकर के हमारे स्ट्रेकियल पार्ट के पीछे जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, उसको हम ओइसोफेगस कहते हैं। तो ओइसोफेगस में आमतौर से भोजन के जाने का रास्ता, अगर वहाँ पे कोशिकाएं डैमेज हुई हैं या वहाँ पे घाव हुआ है, तो भोजन को निगलने में परेशानी होती है। और इसकी शुरुआत अगर हो जाए कि गले में भोजन निगलने में परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर हम देंगे L2 प्लस S5, C5, BG प्लस C3। और इसकी 20-20 ड्रॉप्स अगर आप गुनगुने पानी में इसका यूज कराएंगे दिन में 4 बार, तो रोगी को निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ होगा। एक हम और कॉमन प्रॉब्लम पे चर्चा कर लें, एपिलिप्सी पे, जिसको आप मिर्गी रोग कहते हैं। मिर्गी रोग पर हमारा जो अपना अनुभव रहा, ये सारे मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके ऊपर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप रहा हूँ, ना मैं अपने आप में अहंकार कर रहा हूँ कि मेरे ये फार्मूले बहुत सही हैं। जब तक आप इन फार्मूलों को नहीं अपनाएंगे कम से कम 20-20 रोगियों पर, तब तक ये फार्मूले सही नहीं माने जाएंगे या सही मानक पर खरे नहीं उतरेंगे। केवल डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के कह देने से आप इसको सही ना मान लें, आप इन बताए गए फार्मूलों का प्रयोग करके देखें और देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चमत्कार कैसा आपको दिखाई पड़ता है। और मुझे इस बात की खुशी होती जब देश के विभिन्न कोनों से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर आपके फार्मूले बिल्कुल जादू की तरह हमारे रोगियों पर काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रगति पर है। मुझे डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मा फिर प्रसन्न नज़र आती है कि उनके माध्यम से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और मेरे अंदर जो कुछ भी बातें आपसे निकल रही हैं, डॉक्टर रमाशंकर जी ही बोलने आते हैं।
ये अनिल श्रीवास्तव नहीं बोलते हैं, ये मेरी प्रेरणा होती कि मुझे आज इस पर चर्चा करनी है। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर डॉक्टर रमाशंकर जी स्वयं बैठ के बोल रहे हैं कि आज वैज्ञानिक स्तर पर, साइंटिफिक वेग पर इस बात की चर्चा आपको करनी चाहिए। और मैं आपके बीच आ जाता हूँ। इस समय संजय जी और राजनारायण साहू जी और मंडल राजभर जी, आप सब लाइन पर हैं, आप सबका नमस्कार है। डॉक्टर रफीक जी भी लाइन पर हैं, आप सबका नमस्कार है। तो हम बात कर रहे थे एपिलिप्सी की। एपिलिप्सी में आपको देना है F1 बेन1 CNS L2 और RE, ये एक कॉम्बिनेशन सिर्फ बना लीजिए। फिर से नोट कर लें, F1 बेन1 CNS L2 प्लस RE, सबकी 20 ड्राफ्ट 30 ml में मिलाइए। अब कहाँ से मिलाएंगे 20 ड्राफ्ट? 450 ml जो मैंने आपको दवा बनाने का फार्मूला बताया है, आप उससे चलेंगे। इसमें आप 20 ड्राफ्ट मिलाएंगे और फिर रोगी को इस पे 30 ड्रॉप दिन में 4 बार देंगे। और रोगी को आराम की जरूरत भी रहेगी। हमने आज कई फार्मूलों पर आपसे चर्चा करने का सोचा था, लेकिन चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है और नेटवर्क वीक है, तो मैं कुछ पर चर्चा कर लेता हूँ और कल इन दवाओं की क्लेरिफिकेशन आपको दूंगा कि मैंने इस रोग में इस दवा का चुनाव क्यों किया। क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, कि अगर हम किसी दवा का चुनाव किसी रोग के लिए करते हैं तो क्यों करते हैं, और जब तक क्यों का उत्तर ना मिल जाए तब तक हमारी जो मेडिसिन की क्वालिटी है, हम उस क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। गाल ब्लेडर स्टोन, बहुत चर्चा इस पर है। अभी जो मैंने आपको दिखाया भी कि एक कंपनी ने GB स्टोन का एक प्रोडक्ट हमारे पास भेजा है, मैं इस प्रोडक्ट को कैंसिल करता हूं। मैं इस प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करता कि इन्होंने लिखा है D2 से इस्तेमाल किया जाए, और D2 हमारे यहाँ यूज नहीं होता है। गाल ब्लेडर स्टोन पे जो मेरा अपना अनुभव रहा है, चूंकि स्टोन शब्द ही जहां पर आएगा वहां पे हमको C4 याद आ जाएगा। C4 S5 C10 S10 प्लस S6 प्लस C6 प्लस C17 प्लस RE, ये कंप्लीट फार्मूला आप सबका 20 ड्राफ्ट मिला दीजिए। फिर से नोट कर लीजिए, C4 S5 C10 S10 S6 C6 C17 प्लस RE, और इसको 20 ड्राफ्ट मिला करके रोगी को कम से कम दिन में 6 बार पिलाइए, 30 ड्रॉप 30 ml से। एक और कॉमन प्रॉब्लम है, देहात के क्षेत्र में डॉक्टरों को ये समस्याएं आती हैं ग्वाइटर की, जिसे आप घेंघा रोग कहते हैं। ये गांव में अक्सर बिहार के और झारखंड के और हमारे उत्तर प्रदेश में ये कॉमन एक रोग बन गया है। ग्वाइटर में, इस घेंघे के रोग में सबसे पहले मैंने इसका प्रयोग अपनी लड़की के लिए ही किया था। मेरी लड़की को मुझे अंदेशा हुआ कि इसको ग्वाइटर हो रहा है, तो मैंने बहुत सोच समझ के ये फार्मूला बनाया और मैंने उसको 4 महीने तक दवा दिया, और आज वो बिल्कुल फुलफिल है और फिट है और अपने आप, और एक बच्चे की माँ भी है जो नातिन मैं खिलाता हूँ, मेरी उसी लड़की की संतान है। तो ग्वाइटर में जो मैंने यूज किया वो है P3 C13 C4, ये मैंने एक फार्मूला बनाया जिसमें हमने 10 ड्रॉप्स लिया। दूसरा फार्मूला हमने बनाया C2 S5 C5 BE, इसको हमने 20 ड्रॉप्स लिया, और दोनों दवाओं को दिन भर में 4 बार हमने डिस्टिल वाटर से निकाल करके और 4 बार 1-1 कप पानी में पिलाया, और लगातार मैंने इसको 4 महीने बाद दिया। आमतौर से आप लोग 1 सप्ताह के बाद जब आपको कोई लाभ हो जाता है या 15 दिन के बाद लाभ हो जाता है तो आप कहते हैं सर रोगी को आराम हो गया, दवा बंद कर दें। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवा को बंद आप कर दें, रोग आपका सही हो गया, दवा बंद कर दें, लेकिन रोग रिपीट ना हो इसके लिए कंटिन्यू आपके बॉडी के होम्योस्टेटिस में लाने के लिए, उस ऑर्गन को सब्सटेंस में लाने के लिए आपको हर दवा को 1.5 गुना का मतलब, अगर आपका रोग 15 दिन में ठीक हो गया है तो फिर उसको 45 दिन दवा खिलानी है। ये एक कॉमन फार्मूला आप दिमाग में बैठा लें कि जिस रोग पर आप जितने दिन में फायदा पा जाएं, मान लीजिए कि आपने कोई रोग 10 दिन में ठीक कर लिया, तो 10 का 1.5 गुना यानी 15 दिन अभी आगे दवा आपको और खिलानी है। तो जब आप कोई रोग 20 दिन में ठीक करें तो अभी आगे आपको 30 दिन दवा और खिलानी है। ये एक कॉमन फार्मूला बना लिए, रोगी को बता दिए कि इसको इतने दिन चलाया जा सकता है। और जो एक्यूट रोग हैं उनमें तो ये फार्मूला ठीक है, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज हैं उनमें आपको 1.5 गुने के बजाय 2 गुना अधिक दिन तक दवा आपको चलानी पड़ेगी। चलिए, मौका अब इस समय नेट ठीक है तो कुछ और रोगों की चर्चा कर लें। हेपेटाइटिस की कई श्रेणी हैं, हेपेटाइटिस A B C D कई हैं, लेकिन मैं हेपेटाइटिस कॉमन में आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप इसको प्रयोग करें, वो सभी प्रकार के हेपेटाइटिस में काम करेगी। L3 C3 S10 Ver2 WE, ये पहला फार्मूला है जिसको 20 ड्राफ्ट आप यूज करिए।
और दूसरा फार्मूला है S1 + CNS, ये 10 ड्रॉप सुबह शाम दीजिए। तो बस आज के लिए इतने ही फार्मूले रहने दीजिए। मैं इसको टिक कर ले रहा हूं कि मैंने कितने फार्मूलों पे आपसे चर्चा कर ली है। कल मैं इन फार्मूलों की आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा कि जैसे मैंने आपको नेजल एलर्जी में जो दवाएं बताई हैं, या स्किन एलर्जी में जो दवाएं बताई हैं, या एमेनोरिया में जो दवाएं बताई हैं, वो मैंने उन दवाओं का चुनाव क्यों किया है, किन कारणों से किया है, इन कारणों पर हम कल चर्चा करेंगे। आज हम एक चलते चलाते छोटी सी बात आपसे और कर लें। जैसे जब हम ये कहते हैं कि ये दवाएं हार्मलेस हैं, कल मैं इसी YouTube पर एक सज्जन का वीडियो सुन रहा था। आमतौर से तो अब प्रचलन हो गया है कि जब से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सोशल मीडिया पे आने लगे हैं, तब से वीडियो बनाने वाले चिकित्सकों की होड़ लग गई है। वो अपने 4 मिनट 5 मिनट के वीडियो बना करके YouTube पर लोड कर रहे हैं और YouTube पर उसका प्रचार प्रसार ले रहे हैं। और लोगों ने तो खर्चा भी करना शुरू कर दिया है। अपने बगल में एंकर को बैठा करके नमस्कार उससे करके और अपने सवाल उसको दे करके वही सवाल पूछ लेते हैं और उसी से बने बनाए 2-4 उत्तर दे देते हैं। कल एक सज्जन, नाम नहीं लूँगा, आप सब ने भी सुना होगा उस वीडियो को, एक लेडीज एंकर से उनकी चर्चा हो रही थी और उनके सवाल का उत्तर ख़त्म नहीं होता था, उसका सवाल शुरू हो जाता था और सवाल तो उस एंकर के बहुत सही होते थे, लेकिन इनके जवाब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत गलत। हमारे डॉक्टर संजय जी लिख रहे हैं कि सर आपने हीमोफीलिया का इलाज नहीं बताया। दरअसल मैंने हीमोफीलिया का इलाज इसलिए नहीं बताया, चलिए मैं आज इस राज को आपसे चर्चा कर लूं, फिर मैं अपनी अगली बात करूं। मुझे लगता है कि अभी हीमोफीलिया पर कुछ दिन मुझे और शांत रहना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जैसे अन्य लोग बड़े बड़े संस्थान खोल करके उसके बैनर लगा करके किसी एक रोग के स्पेशलिस्ट होने का दावा करते हैं पूरे देश में और 40,000 रुपया एडमिशन फीस ले लेते हैं अपने यहाँ रोगी के एंट्री होते ही हॉस्पिटल में या उस इंस्टीट्यूट में, और फिर 4 दिन 5 दिन का 90,000 रुपया ले लेते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे अच्छा बिजनेस बनाते हैं। लेकिन दवा वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक देते हैं कि नहीं देते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अनिल श्रीवास्तव हीमोफीलिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ही दवा यूज किए हैं और 108 रोगियों को दे चुके हैं। 1-2 नहीं, 108 रोगियों को हीमोफीलिया के। और उस 108 में लगभग 80 से ऊपर रोगी जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, वो हंसते खेलते अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। तो मैंने जो फार्मूला उनके ऊपर प्रयोग किया है, वो फार्मूला अभी मैंने एक बुकलेट बनाई है हीमोफीलिया की, जो मुझसे किसी ने मांगा है कि आप हीमोफीलिया पे एक बुकलेट तैयार कर दें। वो बुकलेट मेरी तैयार हो रही है। जब मुझे टाइम मिलता है आपके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिखने से, तो मैं उसमें 2-4 लाइनें इंक्लूड करता हूं और मैं उसमें रोगियों का नाम और उनका पता भी दे रहा हूं, ताकि अगर सरकार को उसकी इंक्वायरी करनी हो तो वो भी जांच कर लें। लेकिन हीमोफीलिया के फार्मूले पर चर्चा मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि जरा क्या एकाध लोग और भी निकल के आवें, जरा वो भी ये दावा करें कि उन्होंने हीमोफीलिया का रोगी देखा और उसको ये दवा दी और रोगी ठीक हो गया। फिर मैं अपनी दवा से जरा उसको टैली कर लूं कि क्या जो मैंने ठीक किया है उन्होंने कितने रोगी ठीक किए और मैंने कितने रोगी ठीक किए हैं, और जो दवा के फार्मूले मैं सेट कर रहा हूं क्या उसके और उनकी दवा के फार्मूलों में कुछ तरह, क्योंकि आज तक हीमोफीलिया पे पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई चिकित्सक बोला नहीं है। मैं अकेला ऐसा चिकित्सक हूं जो हीमोफीलिया पर अपनी चर्चा करना चाहता हूं और मैं चर्चा करूंगा भी। मैं इसको गुप्त नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा फार्मूला ये नहीं कि मैं लोगों को गुप्त रख के बता के इस दुनिया से चला जाऊं। मैं निश्चित रूप से बहुत जल्द हीमोफीलिया के फार्मूले पे आपसे इसी सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा करूंगा। अभी कुछ दिन आप मुझे इस पर न बोलने के लिए मजबूर ना करें, अभी मैं कुछ दिन बाद में करूंगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं हार्मलेस होती हैं, स्मेललेस होती हैं, कलरलेस होती हैं और ये प्योर हर्बल से बनाई जाती हैं और इसीलिए हमारे शरीर पर इनका कोई असर नहीं होता है। यहाँ तक उनका जवाब सही था। फिर एंकर ने पूछा कि आपके यहाँ क्या पेटेंट मेडिसिन बनती हैं, ऑइंटमेंट बनता है, इंजेक्शन बनता है, सिरप बनता है। अब उन्होंने लिख करके दिया होगा तो उसने पूछा। इनका जवाब था कि जी हाँ, हमारे यहाँ ऑइंटमेंट बनता है, इंजेक्शन बनता है, सिरप बनते हैं। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब आप एक बार ये इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हर्बल से, प्योर हर्बल से बनती हैं, तो ये जो सिरप यहाँ बना हुआ है लाल रंग का, इसमें जो मीठापन आया है या इसमें जो कुछ भी कंपोजिशन मिलाया गया है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कहाँ से आया?
इस ऑइंटमेंट में, स्किन में ये जो ऑइंटमेंट बनाया गया, इसमें मिलाए गए जो पदार्थ थे, क्या वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हैं? इनमें क्या सब्स्टिट्यूट एलिमेंट्स नहीं मिलाए गए? यदि मिलाए गए हैं तो इस बात को आप कहें ना कि हम अन्य सामग्रियों से लेकर के इसको बनाते हैं। आप ये क्यों कहें कि हमारी हार्मलेस है? अगर हमें तो नहीं लगता कि हार्मलेस पूरी तरह हो गया, इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अलावा कुछ और मिला दिया गया, या इसमें कुछ और मिला दिया गया, या इसमें कुछ और मिला दिया गया, जो कैप्सूल यहाँ बिक रहे हैं या उठ रहे हैं। मैं यही कहता हूं बार बार कि आप अभी ये सीधे कहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 115 पौधों से 38 दवाएं बनाई जाती हैं और D3 से हम लोग सारे रोगों को ठीक करते हैं, और हम स्पेजिक एसेंस की सिक्के D3 का ही उपयोग डिस्टिल वाटर में या RS में मिला के या ग्लोबुल्स में मिला करके रोगी को देते हैं। हम अगर ये कहेंगे कि हम ऑइंटमेंट बना रहे हैं, हम ये कहेंगे कि हम सिरप बना रहे हैं, तो फिर अगला सवाल करने वाला, जो अभी तो आपने एंकर को लिख के दिया है तो वही पूछ रहे हैं, लेकिन अगर कोई जान पहचान वाला या कोई साइंटिस्ट या कोई सरकारी मिशनरी आपसे पूछती है कि आपने इस ऑइंटमेंट में जो अन्य सामग्री मिलाई उसका परसेंटेज क्या था और आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का परसेंटेज इसमें कितना है, जो आपने सिरप बनाया उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ आपने कितनी मिलाई हैं, और जो आपने उसमें ग्लूकोज मिलाया है, या जो आपने कलर मिलाया है, या जो आपने सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मिलाया है, क्या ये विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस नहीं हो गए? तो ये आपने इसमें मिलाया है तो इसका परसेंटेज क्या हो गया? तो क्या पहले आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप इस तरह जवाब देंगे कि आपने इसको क्यों मिलाया? पहले आप अपने मकान को बना लें, फिर आप उसमें गेट लगाएं, फिर आप उसमें लॉन बनाएं। आपने लॉन पहले बना लिया, गेट पहले लगा दिया, और अभी आपके पास रहने के पीछे कमरे नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा महल बना के खड़े हैं। यही बात हमारा विरोध का है। मैं आलोचना नहीं करता, मैं दवा बनाने वाली कंपनियों का विरोध नहीं करता, लेकिन यह अनुरोध जरूर करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति के लिए अभी केवल और केवल आप स्पेजिक एसेंस को अधिक से अधिक प्रमोट करने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों स्पेजिक एसेंस, अभी उन्होंने कहा कि इंजेक्शन हम लोग बनाने जा रहे हैं, और राजस्थान सरकार, और उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में एक लैब बनने जा रहा है, बहुत अच्छा लैब बन रहा है और वहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, आप लैब बना लें, आप सब कुछ कर लें, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हर्बल प्लांट से इन दवाओं को बनाते हैं और अन्य चिकित्सा पद्धतियों से हम अलग हैं, तो वो चिकित्सा पद्धतियां भी अपने अपने मानक से, अपने अपने तरीके से वो बनाती हैं। वो कभी ये नहीं कहती कि हमारी दवाएं हार्मलेस नहीं है, लेकिन हम दावा करते हैं हमारी दवाएं हार्मलेस हैं, हमारी दवाएं स्मेललेस हैं, हमारी दवाएं कलरलेस हैं। तो जब हम इस बात का दावा करते हैं तो हमको ये कहने में क्या संकोच है कि अभी हम लोग एग्जामिनेशन पीरियड में हैं, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल हमारा पीरियड चल रहा है। हमको ये कहना चाहिए, हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये बना चुके, हम ये बना रहे हैं, हमने इतने रोग ठीक कर दिए, हमारे पास ये पेटेंट दवाएं हैं। क्यों कहते हैं? अब आज प्रसंगवश मैं आपसे कह रहा हूं, हालांकि इसको सुनने वालों को कुछ बुरा लगेगा। हमारे यहाँ आगरा के एक पेशेंट हैं, उन्होंने मुझसे कॉल किया और उनकी वाइफ को बहुत लास्ट स्टेज में कैंसर की प्रॉब्लम है। तो चूंकि मैंने पेशेंट देखा नहीं था, वो आगरा की थी, तो मैंने आगरा के 2 डॉक्टरों का नंबर दिया और आगरा के डॉक्टरों, मैंने उनसे कहा था कि उनसे कहिएगा मुझसे वो कॉन्टेक्ट कर लें। लेकिन आगरा के उन सज्जनों ने मुझसे कॉन्टेक्ट करने के बजाय उन्होंने सीधे एक इंस्टीट्यूट का नंबर दे दिया और कहा आप वहाँ चले जाइए और वहाँ आपको लाभ हो जाएगा। फिर उस पेशेंट ने मुझसे कॉल करके कहा कि उस इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो 40 रुपया एंट्री फीस है, और इसके बाद लगभग 80 से 90 हज़ार रुपया उनकी 4 दिन की या 5 दिन की जो खर्चा है। तो मैं इतना बियर करूं वहाँ जा करके कि ना करूं? तो मैंने कहा जब आपको डॉक्टर ने बताया है और आप की मनसा वहाँ है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप वहाँ जाएं या ना जाएं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उस संस्थान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर क्या किया जा रहा है, अभी इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं साथे। ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप वहाँ ना जाएं, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि आप वहाँ जाएं। ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप अपने हिसाब से क्या आपकी अंतरात्मा कहती है। क्योंकि मैं पेशेंट से दूर हूँ, मैं पेशेंट को टच नहीं कर सकता। या तो पेशेंट आप मेरे पास लेके आइए तो मैं उसके पे चर्चा करूँ। मैं आप सबसे एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मेरे द्वारा कोई आपको पेशेंट ट्रांसफ़र किया जाए, रेफ़र किया जाए, मैं रेफ़र इसलिए करता हूं कि आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन के बैठे हैं और आपके क्षेत्र का रोगी है। मैं आपके जरिए उस रोगी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा दिला करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार चाहता हूँ। मैं चाहता तो उनको सीधे कॉल कर लेता, लेकिन मैंने तत्काल आगरा के डॉक्टरों का नंबर दिया। लेकिन आगरा के डॉक्टरों ने अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाते हुए वो मुझसे ना बात करके उन्होंने एक तमगा दे दिया कि आप वहाँ चले जाइए। क्या वो मुझसे बात करके और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ दवाएं हमसे नोट करके उस रोगी को क्या शुरुआत नहीं कर सकते थे? यही एक कमी है हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समाज में। हम अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना नहीं जानते,
हम अपने सीनियर से बात करना नहीं चाहते। हमारे कुछ तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो दिन भर हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, रोगियों से बात कराते हैं, उनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर अभी भी हैं जो ये सोचते हैं रोगी से बात करा देंगे तो हमारी इमेज क्या रह जाएगी। जब सारा डॉक्टर अनिल ही बताएंगे तो रोगी सोचेगा हम ये डॉक्टर साहब तो कुछ आता नहीं है। ये गलत धारणा है। आप एलोपैथी में देखिए, सारे सीनियर लोग जो जूनियर डॉक्टर्स वो अपने सीनियर को तत्काल कंसल्ट करके कहते हैं सर ये प्रॉब्लम बताइए, इसमें क्या दिया जा सकता है। और वहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है, कोऑर्डिनेशन चलता है। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात छोड़ दीजिए, वो अपनी क्लिनिक पर बोर्ड लगा के बैठे हैं। चूँकि वो सीधे बात इसलिए नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि वो सर्व ज्ञाता हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा, प्लीज़ रोगी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप जरा भी दिक्कत में हैं और मैंने आपको रोगी रेफर किया है, इस नाते रेफर किया है कि आप सीधे मुझसे कांटेक्ट करिए और मैं दवा बताऊंगा, वो दवा आप वहां बना के उस रोगी को दीजिए। दवा आप देंगे, पैसा आप लेंगे, नाम आपका होगा, क्लिनिक आपकी चलेगी, मैं सिर्फ आपका एक बीच का माध्यम रहूंगा। लेकिन अगर आप ये करने में शर्माते हैं तो आप सीधे उस रोगी को मना कर दिए ना कि मुझसे संपर्क मत करिए। तो मैं समझता हूं कि आज जिन फार्मूलों पर मैंने आपसे चर्चा की है, इनकी व्याख्या मैं कल आपसे करूंगा और कल फिर कुछ नए फार्मूले भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को आज यहीं इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सब को मैंने आज रात 10 बजे कॉल इसलिए किया कि 10 बजे नेटवर्क ज़रा सही हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अगर 9:30 बजे मैं लाइन पर नहीं हूँ तो आप ये मान के चलें कि मैं 10 बजे आपके बीच आऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।